क्या हो गया था अपना लास्ट टाइम? एक मिनट दिखाना। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था ग्रीनविच लाइन जो है ये हमारे 8 कंट्रीज होकर निकलती है, जिसमें से 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और बाकी 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और एक अलग से कॉन्टिनेंट होता है, इसका नाम है अंटार्कटिका। ठीक है। अब इस लाइन से आप जब पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा 4-4 मिनट पे हर देशांतर को पार करते हुए, और पीछे जाएंगे पश्चिम की ओर तो समय कम होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो गति है वो लेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो एक टाइम लाइन है ये विश्व स्तर पे मानी गई। ठीक है। अब इस टाइम लाइन के साथ साथ पूरे विश्व को 12 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको आप लिखो कि संपूर्ण विश्व को कुल 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। कुल 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कुल कितने टाइम जोन्स हैं, तो 24 हैं। ठीक है। देखो, एक समय कटिबंध का विस्तार 15 डिग्री देशांतर, या 15 देशांतर, डिग्री नहीं, 15 देशांतर अथवा 1 घंटे का होता है। 15 देशांतर अथवा 1 घंटे का होता है, क्योंकि 15 चौका 60, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो हमने क्या किया कि अर्थ को इस तरह से फ्लैट करके कागज़ पे और 12 टाइम जोन इधर बना दिए, 12 इधर बना दिए। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री पश्चिमी, ये 180 डिग्री पूर्वी। तो 12 समय कटिबंध इधर है, 12 इधर है। तो कुल 24 टाइम जोन है पूरी अर्थ पे, जिसमें एक टाइम जोन जो है वो 1 घंटा या 15 देशांतर होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ आपके कि एक टाइम जोन कितना एक्सटेंशन रखता है। समझ आ गया? ये जो सबसे पहले जो समय कटिबंध का निर्धारण किया था, लिखो, समय कटिबंधों का सर्वप्रथम निर्धारण 1878 में सैंडफोर्ड फ्लेमिंगो द्वारा किया गया था। 1878 में सैंडफोर्ड फ्लेमिंगो द्वारा किया गया था। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व को टाइम जोन्स में डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट इसमें लिखो आप लोकल टाइम मेरिडियंस, स्थानीय समय मध्याह्न रेखा, लोकल टाइम मेरिडियंस। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपके जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा थी अपने, जिसको अपन ने ग्रीनविच नाम दिया था, वैसे ही कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी खुद की टाइमलाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका खुद का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा एक्सटेंशन होने के कारण क्या होगा कि उनके खुद के देश में टाइम में चेंज
आएगा। तो उस चेंज को उन्होंने मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, खुद की टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला तो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान क्या रखना है कि कौन से कंट्रीज इस तरह की टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। तो दोज कंट्री विच हैव लार्जर एक्सटेंशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि पूर्व से पश्चिम सर्वाधिक चौड़े होते हैं, केवल वो ही इनका निर्धारण करते हैं। तो लिखो आप कि इन रेखाओं का निर्धारण उन्हीं देशों द्वारा किया जाता है, उन्हीं देशों द्वारा किया जाता है जिनका देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिनका देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, ब्रैकेट में लिखो अर्थात चौड़ाई। चौड़े देश, जो छोटे देश हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यूरोप के देश हैं छोटे छोटे हैं, अफ्रीका के देश हैं छोटे छोटे हैं, तो उनका समय चेंज होगा नहीं, क्योंकि इतना देशांतर विस्तार ही नहीं। लेकिन जैसे रूस है, भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसे फैले हुए देश हैं कि जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, तो उनको कोई टाइम मैनेज करने पड़ेंगे अपने अपने। ठीक है, तो लिखो जैसे भारत, जिसका देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री देखने को मिलता है, जिसका देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री देखने को मिलता है। अतः भारत के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अतः भारत के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। दो घंटे का अंतर कैसे आएगा बताओ जरा। 4 डिग्री है तो 30 इंटू 4 इजिकल टू 120 मिनट, तो मतलब 2 घंटे। इसलिए अपन अपने एनसीईआरटी की छोटी बुक्स में क्या लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो ठीक उसके 2 घंटे बाद गुजरात के कच्छ में वो दिखाई पड़ता है। इसका मतलब अरुणाचल ईस्ट में, तो वहाँ जब सूरज उगेगा तो गुजरात के कच्छ में 2 घंटे बाद दिखाई पड़ेगा, तो 2 घंटे का अंतर आ गया बीच में। तो इसलिए अपनी आज़ादी से पहले तक समय में भिन्नता थी। 1947 से पहले भारत में समय यूँ बोला जाता था 9:45 चेन्नई, 9 बजे मुंबई, 8:47 दिल्ली। एक टाइम नहीं था, शहरों के अलग अलग टाइम थे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का वेरिएशन सब जगह था। ठीक है, तो लिखो अतः आज़ादी के पश्चात भारत सरकार द्वारा 1948 में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा निर्धारित किया गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, अंडरलाइन कर लेना इसको। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को समय रेखा निर्धारित किया गया, क्योंकि यह रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है।
2 बराबर भागों में बांट के, हमारे बिल्कुल बीच में से निकलती, मध्य में से। तो हमने इसलिए इस लाइन को हमारी लोकल टाइम मेरिडियन डिसाइड कर लिया। और अब हमने कहा कि इस पे जो समय होगा वो पूरे भारत देश का समय होगा। इसका मतलब अभी अगर 9:25 20 मिनट हो रहे हैं तो वो कहाँ हो रहे हैं, इस लाइन पे हो रहे हैं। वो ना मुंबई में हो रहे हैं, ना गुजरात में हो रहे हैं, ना अरुणाचल में हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे। क्योंकि हमने क्या किया कि भारत का 68 डिग्री 17 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में एग्जैक्ट 82.5 डिग्री माना। तो अब क्या हुआ, यहाँ का 1 घंटा कम कर दिया है ना, इधर से 1 घंटा, तो बीच का कर दिया। 2 घंटे का जो अंतर था तो उसमें 1 घंटे का कंपनसेशन ले लिया। तो इसलिए अब जो समय होता है पूरे भारत देश में वो 82.5 डिग्री पे काउंट किया जाता है। और इसीलिए जब हम ग्रीनविच से इसका इंटरवल देखते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है, तो हम जो 5.5 घंटे का इंटरवल बोलते हैं वो इस लाइन के आधार पे बोलते हैं। क्योंकि 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करने पर 5.5 घंटे आते हैं। और अपन क्योंकि ग्रीनविच के पूर्व में, तो इसका मतलब हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो नीचे लिखो, यही कारण है, नेक्स्ट लाइन पे, यही कारण है कि भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब जब लंदन में 12 बजे लंच की प्रिपरेशन होती है तो आपके मम्मी घर पे पूछने लग जाती है कि सब्जी क्या बनाऊं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय किचन के अंदर, जिसको सॉल्व होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं कि अब किचन में सब्जी कौन सी बनेगी। तो वो 5:30 बजे वो टाइम हो जाता है कि अब ये पूछने लगती है फटाफट बता दो क्या बनाना है, जबकि बनेगा उन्हीं के मन से, पर आपको ये प्रिविलेज दिया जाता है कि बता दो आप, है ना। तो वो 5:30, और अगर इससे भी आगे निकल जाओ जापान की तरफ तो वो लोग डिनर करके सोने की तैयारी चालू कर देते हैं जब लंदन में लंच हो रहा है। और लंदन से इधर चलो तो वॉशिंगटन डीसी में सुबह के 6:30 बजते हैं, जब सुबह उठ के लोग नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। तो एक ही टाइम वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का जहाँ सुबह के 6:30 बज रहे हैं, लंदन जहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, जापान जहाँ पे रात पे सोने की तैयारी चल रही है आफ्टर डिनर, और पृथ्वी एक ही है। तो अब क्या हो कि आप लंदन से उड़ान भरो, इतना तेज़ फास्ट आपका कम्युनिकेशन आके प्लेन्स हो जाएं कि आप 15 मिनट के अंदर जापान, है ना। और वो कहेंगे लो साहब अब रात को खाने की तैयारी करो, तो क्या यार अभी 15 मिनट पहले तो लंच करके आया हूँ। तो ये युग आने वाला है, बहुत फास्ट समय चलेंगे। अभी आप देख लो कितनी तेज़ी से आप कम्युनिकेशन हो रहा है। पहले हम यहाँ से हमारे झुंझुनू गाँव जाते थे तो मुझे कभी याद नहीं कि मैं रात के अलावा कभी वहाँ पहुँचाऊँ, और सुबह 7 बजे 8 बजे बस में बैठ जाते थे, पता ही नहीं वो कहाँ लेके जाता था, लेकिन अंधेरे में ही घर पहुँचते थे। और आज झुंझुनू जाने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 2.5 घंटे। तो जो कम्युनिकेशन आपका है इतना फास्ट हो चुका है कि इसलिए इन चीज़ों की दिन पर दिन आम आदमी को ज़रूरत पड़ने लगी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत का जब संविधान बन रहा था तो हमने एक स्वरूप दिया था उसमें एकात्मकता का, कि भारत का संविधान में एक एकात्मक स्वरूप होना चाहिए, अर्थात जिसमें झंडा एक हो, संविधान एक हो, भाषा एक हो, तो समय भी एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। तो इसलिए हमने समय को एक करने के लिए 82.5 डिग्री को समय रेखा घोषित कर दिया। समझ आ गया। अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत के निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन से राज्य हैं, नाम बताओ। सबसे ऊपर यूपी, नंबर फर्स्ट लिखो यूपी। सेकंड एमपी, तो एमपी लिख दो, मैं जो बता रहे वही बोल रहा हूँ, इससे सही बताना। तो यूपी आ गया, फिर एमपी आ गया, फिर छत्तीसगढ़, तीसरा इन्होंने कहा छत्तीसगढ़। अब गलती हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, देखो। सही बोल रहे हैं, लिखो। फर्स्ट यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। नेक्स्ट उड़ीसा, और लास्ट या तेलंगाना। हाँ, क्योंकि तेलंगाना अलग होने के बाद भी आंध्र प्रदेश ही है अभी भी। तो आपको अगर क्वेश्चन बनाएगा ना एग्जामिनर, तो 100% ये बनाएगा कि तेलंगाना साथ देगा और पूछेगा किस में से नहीं निकलती, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुए हैं अभी भी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो अभी भी तेलंगाना में से नहीं जाती, आंध्रा से ही निकलती। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो। इस रेखा पर सबसे बड़ा महानगर, इस रेखा के समीप में लिखना, इस रेखा के समीप सबसे बड़ा महानगर, इस रेखा के समीप सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद है, इलाहाबाद। इलाहाबाद सबसे बड़ा महानगर है इस रेखा के पास। तो इसलिए कई बार अपने एग्जाम में आता है भारत का समय किस नगर से निर्धारित होता है, तो आपको दिल्ली भी दिया जाएगा, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद। तो आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। समझ आ गया? अब अपनी गाइड यहाँ पे क्या करती हैं, आप उनको यहाँ मिस गाइड करती है। हमेशा जैसे आप गाइड पढ़ेंगे तो आपको एक नाम लिखा मिलेगा, इलाहाबाद के समीप नैनी गांव, नैनी गांव से निकलती है। और अपन उसको अंडरलाइन करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद तो पूछ लिया। अब क्या पूछेगा वो, कौन से गांव से, बिल्कुल ऊपर से, है ना। फिर दूसरी गाइड वाला क्या करेगा कि नैनी गांव तो आ गया, तो वो लिखेगा नैनी गांव में चौथमल के मकान से। भाई गांव आएगा तो किसी न किसी का मकान भी आएगा, फिर अपन चौथमल को अंडरलाइन करेंगे। और यकीन मानिए, ना तो आपको आगे आने वाले 25 सालों तक नैनी गांव पूछा जाएगा, ना चौथमल पूछा जाएगा, लेकिन इलाहाबाद ज़रूर पूछा जाएगा। तो सवाल यह है कि फिर ये नैनी वगैरह क्यों नहीं पूछे जा रहे, इलाहाबाद ही क्यों पूछा जा रहा है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइड हमेशा मिसगाइड करती है। वो आपको हमेशा मेन रास्ते से भटका देती है, आपको तथ्यों में उलझा देती है। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का केवल 5% भाग डेटा बेस होता है, 95% कभी भी डेटा बेस ना होकर कंसेप्चुअल बेस होता है। और गाइड केवल डेटा देती है आपको, इसका मतलब एक गाइड केवल आपको 5% तैयारी करवाती है। अब नैनी गांव क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि अभी आपने लिखा है 5 राज्यों से निकलती है, तो 5 राज्य में कितने गांव हो गए? कम से कम 5000 तो हो गए। तो फिर नैनी क्यों पूछेंगे? समझ आ गया? जबकि महानगर अभी भी इलाहाबाद ही है। हाँ, जिस दिन इलाहाबाद से बड़ा कोई और नगर डेवलप हो गया तो ये पूछा जाएगा कि कौन से नगर इस पे अवस्थित है। तो इसलिए गांव कभी भी नहीं पूछेंगे, खेत खलिहान कुछ नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो जीके का पार्ट नहीं है। आपसे कोई नहीं आशा करता कि 5000 गाँवों के नाम याद रहो। हाँ, ये आशा करते हैं आपको 5 स्टेट पता होनी चाहिए। समझ आ गया? तो ये आपकी हमारी जो लोकल टाइम मेरिडियन है वो है। नीचे लिखो, विश्व में सर्वाधिक स्थानीय समय मध्याह्न रेखाएं, स्थानीय समय मध्याह्न रेखाएं कौन से देश में बताओ जरा? रूस। सही है ना, या नहीं है? तो गलत। सर्वाधिक समय मध्याह्न रेखाएं फ्रांस देश में है।
ये सबको गलत पढ़ाया जाता है आपको। रूस है 13, फ्रांस में है 13, फ्रांस देश में है, ब्रैकेट में लिखो 13। जबकि फ्रांस छोटा सा देश है, लेकिन आज भी फ्रांस के उपनिवेश सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं दक्षिणी अमेरिका में, प्रशांत महासागर में, तो सभी उसके देश हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, इसका नाम क्या है, फ्रेंच गयाना, वो फ्रांस का ही भाग है। ठीक है, ऐसे अटलांटिक महासागर में बहुत से आइलैंड्स हैं, वो फ्रांस के हैं। तो फ्रांस केवल मुख्य भूमि पे भी नहीं है, इन छोटे छोटे द्वीपों तक फैला हुआ है, इसलिए हर द्वीप की एक समय रेखा बनाई गई है। तो ऐसे करके 12 रेखाएं तो कुल हैं, और अंटार्कटिका पे जो फ्रांस का देश है, क्षेत्र है, उसको भी अगर काउंट करते हैं तो कुल 13 हो जाती हैं। तो इस तरह से याद रखना कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम मेरिडियंस जो हैं वो फ्रांस की हैं। ठीक है, देखो इसके पश्चात रूस, इसके पश्चात रूस, रूस की हो गई, अब पहले 11 थी, अब 9 हो गई, तो ब्रैकेट में लिखो 9, यूएसए 7, कनाडा 6, ऑस्ट्रेलिया 3। ठीक है, तो ये ऐसे देश है जिनके टाइम मेरिडियंस 1 से ज़्यादा हैं। रूस में पहले 11 थी, फिर उसको 2013 में मर्ज करके और 9 को यूरोपियन देश वाले क्षेत्र थे उनको 1 कर दिया, तो उनकी कुल हो गई 9। ठीक है, अब जैसे चीन है, उसमें होनी चाहिए थी कम से कम 5-7, लेकिन चाइना ने नहीं कर रखी। चीन ने एक ही मान रखा है कि जो संघाई का टाइम होगा वो पूरे देश का टाइम होगा। तो वो आपकी इच्छा पे है, कंट्री इच्छा पे है कि वो माने या नहीं माने, पर इन देशों द्वारा इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो लिखो इस रेखा का निर्धारण (1884) के वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। 1884 के वॉशिंगटन सम्मेलन, निर्धारण 1884 के वॉशिंगटन सम्मेलन में किया गया। मतलब जिस सम्मेलन में ग्रीनविच रेखा बनाई उसी में इसको बना दिया। ठीक है, यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास से होकर गुजरती है, के आसपास से होकर गुजरती है। आसपास से होकर यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे देखो, हमने टाइमलाइन को 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट चलती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइमलाइन और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक है। लेकिन तिथि रेखा हम कभी भी 180 डिग्री रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं करती। कि जैसे ये 180 डिग्री रेखा ये है और टाइमलाइन यूँ चलती है, तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ही तिथि रेखा भी है। नहीं, तिथि रेखा उसके आसपास रहती है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो यही पूछा था कि विश्व में तिथि का निर्धारण किस रेखा से होता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी था और 180 डिग्री देशांतर रेखा भी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या जाएगा, एक तिथि रेखा।
180 डिग्री रेखा नहीं कहेंगे आप, ठीक है। आगे लिखो, यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम लिखो, यह रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, यह रेखा आंशिक रूप से एकमात्र महाद्वीप, आंशिक रूप से एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर भी गुजरती है, अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर भी गुजरती है। तो सवाल ये आया कि जब इसको एक ही कॉन्फ्रेंस में हमने इन दोनों रेखाओं को बनाया, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, समय रेखा बना के 0 को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों नहीं माना? एक ही रेखा को मान लेते दोनों, क्या फ़र्क पड़ रहा था? एक को इधर, एक को इधर, इतनी दूर दूर क्यों निकाला गया है? क्योंकि तिथि रेखा अगर समय रेखा की जैसे ही निकाली जाती, या मैं कहूँ कि इसको ऐसा जिगजैग क्यों बनाया है, सीधा क्यों नहीं बनाया, तो इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे इस रेखा के सामने स्थल भाग आए, इस रेखा को मोड़ दिया गया। ये केवल जल भागों के ऊपर से निकाली गई, पानी के ऊपर से। तो इसलिए 180 डिग्री रेखा ये है, इसके साथ चली। अब यहाँ पे क्या है, ये तो है रूस, साइबेरिया क्षेत्र, और यहाँ आ जाता है अलास्का, यूएसए। तो इसलिए इसको, ये ज़मीन आ गई, तो इससे इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको मोड़ा तो ये जल संधि आ गई, और इस जल संधि का नाम पड़ा बेरिंग। तो क्वेश्चन आया किस जल संधि से होकर इसको निकाला, बेरिंग सी। और बेरिंग सी से आने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं यो, जिनको कहते हैं एल्यूशियन द्वीप, उनको बचाने के लिए फिर इसको इधर टेढ़ा किया गया, फिर वापस पानी पे लाए, पानी पूरे पानी पे चल रही है, प्रशांत महासागर है पूरा ही। फिर यहाँ पे द्वीप आ गए, फिर उनको बचाया, फिर इधर द्वीप आ गए, उनको बचाया। तो कुल मिला क्या हुआ कि ये ज़मीन पे से नहीं निकाली, इसका 99% भाग पानी पे से है। ज़मीन पे केवल अंटार्कटिका महाद्वीप जो बीच में आ ही गया, उसको बचा नहीं सकते, उसी पे से इसको निकाला गया। क्यों? क्योंकि अगर ज़मीन पे रेखा आ जाए तो उस ज़मीन पे तिथि का अंतर आ जाएगा, कि जैसे अपने गाँव पे से निकल गई तो आधा गांव संडे और आधा मंडे, शादी का कार्ड छपे संडे को आना, और यहाँ वाले लोग बैठे रहेंगे साहब हमारा संडे आया ही नहीं। समझ आ गया? तो तिथियों में अंतर नहीं आ जाए, इसलिए इस रेखा को पृथ्वी के जनशून्य क्षेत्र से निकालना जरूरी था। और पृथ्वी में जनशून्य क्षेत्र केवल एक है, महासागर, और वो भी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो इसलिए इस रेखा को प्रशांत महासागर से निकाला गया, और इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ द्वीप आए वहाँ वहाँ इसको मोड़ दिया गया। तो इसलिए पूरी तरह ये जलीय सतह पे निकाली गई। इसलिए मैंने लिखाया केवल स्थल भाग थोड़ा सा है जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप का है। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो,
इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन की वृद्धि की जाती है। एक दिन की वृद्धि की जाती है। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन की कमी की जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन की कमी की जाती है। ये इसका मैनेजमेंट है। कैसे कि जब हमने पृथ्वी को एक प्लेन पेपर पे खोल के और देखा तो 0 डिग्री यहाँ थी, 180 डिग्री पश्चिमी रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, 12 इधर 12 इधर। अगर कोई ए स्थान यहाँ है और अगर कोई बी पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ अगर मंडे होगा तो ठीक उसके 24 घंटे पीछे यहाँ पे क्या होगा, 24 घंटे हो गए ना, 12 घंटे तो ये और 12 घंटे ये, तो एक दिन का अंतर आ गया। तो इसलिए बी और ए के बीच में एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि पृथ्वी गोल है। अब मैंने जैसे इस पेपर को उठाया और गोल किया तो पता लगा कि 180 डिग्री तो एक ही रेखा होती है। तो इसका मतलब ए भी यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर, दोनों पास पास हैं, अड़ोस पड़ोस के, और दोनों में एक दिन का अंतर आ गया। कोई भी गोल चीज़ में जहाँ से आप आरंभ करेंगे वहीं पे अंत आएगा। तो इसलिए 360 डिग्री देशांतर विस्तार है तो एक दिन का अंतर तो आएगा ही आएगा, और आएगा कहाँ पे, आस पड़ोस में। तो आस पड़ोस में अंतर आएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए, जिससे सबको पता रहे कि यहाँ ये कारण है, इसलिए तारीख कम ज़्यादा हो रही है, तो हमको ये रेखा बनानी पड़ जाती है। अब जब हम इस रेखा को पार करेंगे, अगर मैं इस रेखा को, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, तो मैं अगर इससे यहाँ से इधर जाऊँगा तो पार करते ही मैं ऑटोमेटिक एक दिन प्लस कर लूँगा अपने दिन। जैसे आप इसको पार करेंगे जहाज़ से या एरोप्लेन से, तो अनाउंसमेंट होता है कि अभी तक आपकी तारीख ये थी, अब आपकी तारीख ये होगी। क्यों? क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में चले गए जहाँ समय आगे है, तो इसका मतलब उनकी तारीख हो चुकी, तो इसलिए आपको उस तारीख से एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक दिन लेस करना पड़ेगा। ये नियम है, आप चाहें या नहीं चाहें। जैसे आप इन स्थानों पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक दिन कम मिलेगा। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको किस डायरेक्शन से इस लाइन को हम क्रॉस करते हैं। समझ आ गया? अभी क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक जहाज, शिप जो है, एक जहाज टोक्यो से सोमवार सुबह 9 बजे, टोक्यो से सोमवार सुबह 9 बजे कैलिफोर्निया जाने के लिए रवाना होता है। कैलिफोर्निया जाने के लिए रवाना होता है।
तो वह कैलिफोर्निया किस दिन पहुंचेगा? तो वह कैलिफोर्निया किस दिन पहुंचेगा? यदि उसे यात्रा में 24 घंटे लगते हों। 24 घंटे लगते हों। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करो। है वेडनेसडे, सुबह के टाइम 9 बजे। एक आंसर निकल के आया, और भी कोई आंसर आ सकता है क्या? एक तो पहले हथियार डाल देते हो कि हमको तो आता ही नहीं है, बिना कोशिश किए। बिना कोशिश किए तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए उसका। भाई अभी तो 7 दिन में से एक ही दिन आया है, बाकी 6 दिन तो बाकी हैं। आंसर निकालो कोई ना कोई तो। सोमवार को, बुधवार तो आ गया, शनिवार, रविवार, कुछ तो आंसर और भी आएगा। इतने सारे लोग बैठे हो। अब टोक्यो किधर है? जापान की राजधानी है, पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि अपन जापान को क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश। तो उगता सूर्य कहाँ उगेगा? जो सबसे पूर्व में होगा। तो जापान पूर्व में। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका का पश्चिमी किनारा। तो कैलिफोर्निया है पश्चिम में। तो अब वो यात्री जहाज जो है वो किधर से किधर जा रहा है? पूर्व से पश्चिम। अब तो आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? निकालो देखें आंसर क्या आया। संडे, सुबह 9 बजे। और ये दोनों गलत हैं। मंडे सुबह, और रवाना कब हुआ था वो? इसी दिन हुआ था, और 24 घंटे बाद इसी दिन पहुंच गया, इसी तारीख, इसी टाइम। और अगर उसको सी सिकनेस हो, सी सिकनेस एक बीमारी होती है समुद्र की, अपने में लगभग 99% लोगों में है कि अगर आप में से अपन सब जहाज़ में बैठ जाएं तो वो हिलने से उल्टी आना चालू हो जाएंगी, आपको चक्कर आएंगे। तो उसको भी उल्टी या चक्कर आ रहे थे तो एक तो उसको बाल्टी दे दी जाती है कि ये तो ये बाल्टी उल्टी आए तो इसमें कर ले और बैठा रहे। एक दिन एक रात, पूरा दिन चला वो उल्टियाँ कर कर के पागल हो गया पूरी रात। और कैलिफोर्निया आया, सबसे पहले भाग के वो उतरा, मुंह धोया, पानी वानी पिया, फिर शांति आई। तो पूछा भाई साहब टाइम क्या हो गया? ये साहब सुबह के 9 बज रहे हैं। कहा है कि मंडे? तो क्या कहे पागल, मंडे को तो मैं चलाऊँ, और एक दिन हो गया, एक रात हो गई, और अभी तक मंडे ही, और वही सुबह 9 बजे। आंसर यही होगा। तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले सब काम छोड़ के अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे कि मैं ऐसे मायाजाल में फंस गया जहाँ समय रुक गया, मैं एक दिन चला, मैं एक रात चला, और समय वहाँ का वहाँ, तारीख वहीं की वहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रेखा इसलिए बनाई गई कि जिससे
जब इतना बड़ा अंतर आए कि वहाँ जाके पहुँचो और आप सोच रहे हो संडे ट्यूसडे बुधवार है और पता लगा ये तो सोमवार ही है, तो आप जो कन्फ्यूजन में भयंकर आ जाओगे, यार ये क्या हुआ। इसी तारीख को मैं मेरे घर से निकला हूँ, इसी समय को जहाज में बैठा हूँ और अभी भी यही है। तो ये जो मिथ, ये जो एक आश्चर्य बना, इस आश्चर्य को रोकने के लिए हमने इस रेखाओं को बनाया कि जिसे आम आदमी समझ सके कि आश्चर्य नहीं है, ये एक भौगोलिक प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर क्या था? सोमवार। अब सोमवार में आपने एक दिन प्लस कर दिया तो क्या आया? उसके हिसाब से मंगलवार सुबह 9 बजे पहुंचना चाहिए। अब आपको क्या करना है? ये देखना है कि वो पूर्व से पश्चिम आया या पश्चिम से पूर्व। तो वो किधर गया? पूर्व से पश्चिम गया है। तो पूर्व से पश्चिम गया है तो -1 डे, तो बराबर वापस सोमवार। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका टाइम, टोटल ड्यूरेशन कितना था, फिर इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। अगर वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो माइनस करना है, पश्चिम से पूर्व जा रहा है तो प्लस करना है। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कारण ये जीके है। सामान्य व्यक्ति को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि आपको ये पता लग सके कि डेट लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब जैसे अफ्रीका में एक जगह है डरबन और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पर्थ। तो कोई जहाज अगर डरबन से पर्थ जाएगा तो बताओ एक दिन प्लस करेगा या माइनस करेगा वो? डरबन अफ्रीका में और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। एटलस ज़रूर खरीदो, एटलस देखा करो, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है, पश्चिम से पूर्व जा रहा है? पश्चिम से पूर्व जा रहा है तो एक दिन प्लस करेगा या माइनस करेगा? प्लस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो रेखा पार ही नहीं की उसने। ये रेखा ऑस्ट्रेलिया की उस तरफ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइन को क्रॉस किया है नहीं किया, बिना उसके ही प्लस माइनस चालू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं देंगे आपको, सामान्य चीज़ें देंगे। आप कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी निकालनी है उसको। उसको सिर्फ ये देखना है कि बेसिक आपकी नॉलेज है या नहीं। समझ आ रहा है? तो इनको अब जैसे जापान वर्ल्ड फेमस देश है, यूएसए वर्ल्ड फेमस देश है, वरना हो सकता था फिलीपींस का देते हैं, उधर मैक्सिको देते, नहीं देते। जिससे सिर्फ आपको अंदाज़ा हो कि ये कहाँ के। ठीक है? तो ये तिथि रेखा पे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैंने जितने लिखवा दिए लगभग वही वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट हो गए हैं? बीच में बिल्कुल, इसीलिए तो आपने देखा पहले जो लाइन थी ना ये यहाँ पे, ये पहले यूं ही आ रही थी सीधी। 2013 में इसको इतना टर्न किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें तुवालू, टोंगो है ना, मसोवा, ये सारे हैं। तो इन लोगों ने बराबर यूएन के अंदर आवाज़ उठाई कि साहब हम है ना जो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से दुखी हो गए कि छोटे छोटे हम देश हैं, हमारा आपस में ही व्यापार होता है, क्योंकि अमेरिका हमसे 5,000 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रेलिया हमसे 1,500 किलोमीटर दूर है। तो इतने बड़े देश हैं, उनके साथ तो हमारा व्यापारिक समझौते होते ही नहीं। हमारे आपस में समझौते होते हैं छोटे छोटे देशों के, इनको कहते हैं माइक्रोनेशियन कंट्रीज़। लेकिन जब हम समझौते करने बैठते हैं तो एक रेखा की इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, तो तारीखें बदल जाती हैं। तो ऐतिहासिक दस्तावेज आगे चल के झूठे हो जाते हैं, क्योंकि हम एक तारीख पे हस्ताक्षर करेंगे, वो दूसरी तारीख पे हस्ताक्षर करेंगे, तो उनकी वैलिडिटी जो होगी 50 साल बाद ख़त्म हो जाएगी कि भाई तुम्हारी तो तारीखें चेंज हो रही हैं। तो इसलिए यूएन ने क्या किया कि फिर इस रेखा को घुमाकर इन सारे देशों को अंदर लिया। जैसे अब ये इधर के सारे देश, कोई यहाँ हो, सबकी तारीख क्या होगी? सेम होगी। अब इसमें यहाँ पे जो सबसे कॉर्नर पर जो देश है उसका नाम है किरीबाती।
किरीबाती जो देश है वो पूर्वी गोलार्ध के सबसे कोने पे है, छोर पे है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या बना जब ये संशोधन हुआ उसके बाद आईएएस के अंदर, कि किस देश में सबसे पहले नए हैप्पी न्यू ईयर की आरंभ होती है, तो किरीबाती में होगी। कि कौन सा देश सबसे पहले जश्न मनाएगा हैप्पी न्यू ईयर का, तो किरीबाती में। ठीक है, तो इसमें लिखो नीचे नोट डाल के। कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के तिथि रेखा में नए संशोधन के पश्चात, नए संशोधन के पश्चात किरीबाती देश विश्व का सबसे पूर्वी देश बन गया है। विश्व का किरीबाती देश विश्व का सबसे पूर्वी देश बन गया है। यही कारण है कि इस देश में नए साल का जश्न विश्व में सबसे पहले आरंभ होता है। विश्व में सबसे पहले आरंभ होता है। किरीबाती के बिल्कुल बगल में यहाँ पर सामोआ है, जो अमेरिका की वो है राजनीतिक इकाई, उसी का एक द्वीप है, तो इसको सामोआ यूएसए कहते हैं। ये सबसे पश्चिम का है। अब दोनों में मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर का अंतर है और तारीखों में 24 घंटे का अंतर है। कि नए साल का सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर ये कहेंगे और सबसे अंतिम हैप्पी न्यू ईयर, इतना अंतर आ गया है केवल एक लाइन ड्रॉ करने से। समझ आ गया? तो ये इस तिथि रेखा का अपना एक प्रभाव होता है। तो ये आपके सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कराया। इनमें से कोई कन्फ्यूजन हो घर जाके पढ़ना इनको अच्छी तरह। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो अपना बेसिक कंसेप्ट में आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। घर वाले वैसे एक बात, आप सब लोगों से खुश बहुत रहते होंगे, इतना पैसा बचाते हो, मतलब इस आधे पन्ने का भी लालच कर रखा है कि इसको तो कैसे कैसे खाली जाने दे। हमेशा नए टॉपिक में पेज छोड़ दो, फिर घर जाके वापस नोट्स बनाते हो, तो अब नोट्स का आगे का बनाओगे, इनमें जगह नहीं छोड़ी आप लोगों ने, ऐड कैसे करोगे फिर? हमेशा जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो जाए वो पेज यूँ क्यों छोड़ दो। इवन एक पेज छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे जो आपको लगी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सालों तक उसमें ऐड होती जाती है। अब अगर जगह ही नहीं छोड़ोगे तो। और दूसरा, कभी भी घर जाके नोट्स नहीं बनाने हैं। जिस व्यक्ति ने घर जाके नोट्स बनाए हैं, इतिहास है वो कभी भी सफल नहीं हुआ है। क्योंकि वो केवल नोट्स ही बनाता रह जाता है और उसको लगता क्या है कि वो बहुत पढ़ रहा है। घर जाके सर के नोट्स, फिर ये किताब, फिर इधर गाइड, फिर इधर नीला पेन, इधर लाल पेन, फिर अच्छी सी नोटबुक, और फिर चालू हो गए साहब। 5 घंटे आपने लगातार लिखा है हरे पेन से, लाल पेन से, और 5 घंटे हो गए, थक के चूर सो गए, और दिमाग में क्या रहा, आज तो बहुत पढ़ लिया, और जबकि यहाँ तो कुछ गया ही नहीं।
और कुछ लोग ये कहते हैं हमको लिखते समय याद होता है, तो वो उनकी दुनिया में उनके जितना मूर्ख कोई नहीं है। याद तो याद करने से ही होगा, लिखने से नहीं होगा। और फिर एक दिन बाद में आपके परिवार वालों को भी जाएगा, यार बच्चा बहुत पढ़ रहा है, 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहा है, टेबल से उठता ही नहीं है। बच्चे को भी नहीं पता, घर वालों को नहीं पता कि वो तो केवल क्लैरिकल काम कर रहा है। ये नोटबुक थोड़ी जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए नोट्स हमेशा अपडेट होते हैं, लेकिन उनको बार बार बना के अपना समय और अपने आप को धोखा बिल्कुल मत दो। एक ही नोटबुक के अंदर बार बार नोट करो, धीरे 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 उसमें इतना नोट हो जाएगा कि आप रिवीजन देंगे वो काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, अपने आप को स्मार्टनेस टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ना है कि जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक लर्न कर लें। ये आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ डेटा होंगे जिनको लर्न करना ही पड़ेगा, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको समझने की कोई कंसेप्ट नहीं होते। जनसंख्या आंकड़े हैं और रटने ही पड़ेंगे, तो उनको आपको रिवीजन देना ही पड़ेगा। सप्ताह में 3 बार 2 बार दोगे तब जाके वो आपको लर्न होने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए नोट्स को आप कभी भी ऐसे घर जाके अलग से मत बनाओ, इन्हीं के साथ पेज ही छोड़ दे। नई जो चीज़ दूसरी बुक में पढ़ी, नई चीज़ मिली, उसमें इसको नोट कर लिया। क्योंकि किसी भी बुक में 95% चीज़ सेम होती है, 5% ही वेरिएशन आएगा। आप उस 5% के चक्कर में 95% लूज़ कर जाते हो। पहले 95 तो लर्न कर लो, 5% अपने आप लर्न हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब पृथ्वी की जो संरचना है हमारी, ये एनसीईआरटी वगैरह लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एनसीईआरटी पढ़ना, सबसे अच्छी बुक्स हैं। सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी अच्छी किताबें पढ़ो और वरना गाइड पढ़ो। तो उसको एक बार रीडिंग मार के आना कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी की जो इंटीरियर है वो सबसे लंबे समय तक अनजान रही। अनजान क्यों रही? क्योंकि हम अंदर जा ही नहीं पाए। हमारी अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो है 371 किलोमीटर का केंद्र है, अर्थात यहाँ। इस केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हम आज के दिन तक, मनुष्य गया हुआ है 9 किलोमीटर अंदर, किम्बरले माइन से साउथ अफ्रीका में हीरे की। ये विश्व की सबसे गहरी खान है जो 9 किलोमीटर गहरी है। तो हम प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन में कितने किलोमीटर गए हुए हैं? 9। और जो ऑयल डिगिंग करते हैं, तेल निकालते हैं, वो अधिकतम गहराई हमने ले रखी 22 किलोमीटर मशीनों से। कि हमारी जो मशीन है वो भी कितने किलोमीटर गई हुई है? 22। इसका मतलब हमने अभी भी पृथ्वी का ये जो अंतिम फिगर है ये भी अचीव नहीं किया। हमको अंदर पता ही नहीं क्या है, केवल अंदाजे हैं, कयास हैं। और इसीलिए लोगों के मन में क्या आया कि पृथ्वी अंदर से तरल है। पूछा तरल क्यों है? कि देखो ज्वालामुखी में से लावा आता है, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर से तो ठोस है और अंदर सारा लावा भरा हुआ है और वो लावा ऊपर निकल के आ जाता है। कुछ कहते हैं पृथ्वी अंदर से पूरी ठोस है, कुछ कहते हैं पृथ्वी के अंदर गैस भरी हुई है। तो ये जो ये कंट्राडिक्शंस जो थे वो सिर्फ इसलिए आए कि हम डायरेक्टली नहीं जा पाए, बल्कि हम एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर तक चले गए, तो उसकी हमको प्रत्येक जानकारी हो गई, लेकिन इंटीरियर अर्थ की नहीं हुई। तो इसलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपको भी, आप जब ज्योग्राफी का बेसिक लेंगे, जब तक ये आपको ध्यान नहीं होगा, आप आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद।